आज जानेंगे पार्ट 6 जिसमें पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। इसमें कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है जो आर्टिकल 79 में बताया गया है। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, जिसका काम है बिल को एसेंट देना, ऑर्डिनेंस बताना, एड्रेस करना। अब बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। पहले बात करेंगे लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। इसमें पहले होते हैं स्पीकर, दूसरे होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बाय फ्रॉम एमोंग देमसेल्फ, जो जिस हाउस के होते हैं उन्हीं हाउस में से इनको चुना जाता है। अब बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम एक्स ऑफिसियो भी कहा जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन आरएस राज्यसभा के मेंबर ही होते हैं। अब आर्टिकल 100 के बारे में बात करेंगे, जो वोटिंग एंड कास्टिंग वोट के बारे में बात करता है। नॉर्मली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है वो वोट नहीं करता, लेकिन जब भी टाई होता है तब वोट देना होता है। ये इसलिए है ताकि पार्लियामेंट की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब बात करेंगे कोरम के बारे में। कोरम क्या होता है? किसी भी प्रोसीडिंग को शुरू होने के लिए किसी भी हाउस में मिनिमम 10% टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर 10% नहीं हुआ कोरम तो सीटिंग एडजर्न हो सकती है। अब बात करेंगे आर्टिकल 105 एंड 194 के बारे में। इसमें पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के बारे में बताया गया है। जितने भी मेंबर्स हैं वो फ्री स्पीच दे सकते हैं इनसाइड हाउस। कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगा स्पीच या वोट के लिए। ये जो प्रिविलेजेस शब्द है वो लार्जली कोडिफाइड, नहीं पता है किसका मतलब क्या क्या है, क्या क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का पावर भी, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का पावर है 1971 में क्लेरिफाइड किया गया था। अब बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 102, आर्टिकल 191। इन दोनों का सेम है, पर आर्टिकल 191 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है और आर्टिकल 102 पार्लियामेंट के लिए है। पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है अनसाउंड माइंड, तीसरा है इंसॉल्वेंट, फोर्थ है नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, फिफ्थ है 10th शेड्यूल जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे आर्टिकल 108 के बारे में। इसमें जॉइंट सीटिंग के बारे में बात किया गया है। ये क्यों होता है वो देख लेते हैं। ये डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए होता है। इसको स्पीकर प्रिसाइड करता है। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इन दोनों पे ही सिर्फ जॉइंट सीटिंग होता है। अब आर्टिकल 110 के बारे में देखते हैं। ये है मनी बिल। इसके फीचर जान लेते हैं। टैक्स से रिलेटेड सारी बातें, गवर्नमेंट के खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड, गवर्नमेंट की गारंटीज, ये सब मनी बिल के अंदर आता है। अब पावर के बारे में देखते हैं। सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा के पास 14 डेज होता है डिस्कस करने के लिए। सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं चेंजेस का। आप जानते हैं मनी बिल क्या प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल को। एक और बात देख लेते हैं। राज्यसभा के पास वीटो पावर नहीं है मनी बिल को लेकर। अब आर्टिकल 111 के बारे में जानते हैं। इसमें प्रेसिडेंट एसेंट की बात की गई है। 2 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल को विद होल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एक बार। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर कोई भी वीटो पावर नहीं है। अब पार्ट 5 जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें पहले हम आर्टिकल 124 के बारे में जानते हैं। इसमें CJI प्लस 33 जजेस का टोटल सीट है। इसमें रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है। जितनी भी जजेस की स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट चाहे तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अब अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं।
कोलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होता है। एक 99th अमेंडमेंट आया था 2014 में, वो स्ट्रक डाउन हो गया। अब आर्टिकल 129 के बारे में जानते हैं। इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जितने भी जजमेंट आते हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड की तरह काम करते हैं। इसमें कंटेम्प्ट पनिश कर सकता है। यहीं पे आर्टिकल 136 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें SLP के बारे में बात किया गया है, जिसमें स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है ये बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है। कोई भी केस ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना रहता होता है कि ये जो भी केस है वो सुप्रीम कोर्ट के लायक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 142। इसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। इसमें जस्टिस बियॉन्ड रिटन लॉ मेंशन है। अब बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। इसमें एक आर्टिकल 214 है जिसमें बताता है स्टेट एक या प्लस और भी कितने स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 215 की, जिसमें हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखने की बात की गई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 226। इसमें फंडामेंटल राइट प्लस और भी अलग लीगल राइट्स की केसेस आ सकते हैं। हाई कोर्ट का टेरिटोरियल लिमिटेशन होता है। आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है उसमें थोड़ा इसका वाइडर स्कोप है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट के रिलेटेड रिट्स जारी कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स प्लस और भी कोई लीगल राइट्स होता है उसके रिलेटेड हम केस ले जा सकते हैं। अब इसी में ही आर्टिकल 227 है जिसमें सुपरिंटेंडेंस बताया गया है हाई कोर्ट को लोअर कोर्ट का। एक आर्टिकल 231 भी है जिसमें होता है कॉमन हाई कोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट्स। तो इतना था हाई कोर्ट के बारे में। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। आर्टिकल 153 जिसमें गवर्नर की बात हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। अपॉइंटेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स के लिए पॉसिबल है। अब आर्टिकल 200 के बारे में देखते हैं। इसमें गवर्नर के ऑप्शंस के बारे में बात किया गया है। ऑन बिल जिसमें एसेंट, विथ होल्ड, रिटर्न एंड फोर्थ वन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ये वाला एक्स्ट्रा है प्रेसिडेंट से। यहीं पे आर्टिकल 201 की बात कर लेते हैं जिसमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन पावर के बारे में बात किया गया है। अब आर्टिकल 213 जिसमें ऑर्डिनेंस के बारे में बात किया गया है। इसमें गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात किया गया है। सेम फोर्स जैसे लॉ बनता है वैसा ही पावर, अगर कोई गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस पावर इश्यू करता है तो उसका सेम फोर्स होगा, लेकिन नेचर में टेम्पररी है, टेम्पररी इन नेचर। अब बात करेंगे इमरजेंसी की। आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। ये कब कब लग सकता है? वॉर होने पे, एक्सटर्नल एग्रेशन हो तब लग सकता है, आर्म्ड रिबेलियन हो तब लग सकता है। इसका इफ़ेक्ट सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है एक्सेप्ट 20 एंड 21। अब आर्टिकल 356 के बारे में बात करते हैं जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब होती है तब ये लगता है। गवर्नर जैसे रिपोर्ट देता है और उसको लगता है कि यहाँ पे लगना चाहिए, उसके बेसिस पे भी लग सकता है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल एजेंसी है। अब आर्टिकल 360 के बारे में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पे लगता है। अभी तक ये यूज नहीं हुआ है। अब पंचायत राज के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 40 से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ था। 73rd अमेंडमेंट 1992 में इसको इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 243 से ए से लेकर 243 तक इसके सारे प्रोसीजर्स सारे सब कुछ मेंशन है। यहीं पे म्यूनसिपालिटीज़ की भी बात होती है। इस 74th अमेंडमेंट से आया था सेम ईयर 1992। इसमें 243 से 243 ZG तक बात की गई है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इसमें 97th अमेंडमेंट 2011 के बारे में आया था ये, और ये पार्ट 11B में है। अब फेडरल रिलेशन आर्टिकल 245 जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है ये बताएगा। आर्टिकल 246 को 7th शेड्यूल में डाल दिया गया है। आर्टिकल 249 RS रिजोल्यूशन के काम आता है।
आर्टिकल 250 इमरजेंसी के बारे में है। आर्टिकल 253 इंटरनेशनल ट्रीटी सुप्रीमेसी के बारे में बात करता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या होता है ये देख लेते हैं। आर्टिकल 256 257 इसके बारे में बात करता है। इसका काम क्या है? सेंटर्स डायरेक्शन टू स्टेट। फाइनेंशियल रिलेशन के लिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 267 आर्टिकल 275 स्टैट्यूटरी ग्रांट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। अब इलेक्शन की बात करते हैं। आर्टिकल 324 पूरा नाम है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काम है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। आर्टिकल 325 हमारे यहाँ सिंगल इलेक्टोरल रोल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 329 इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो बात करता है। इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही सिर्फ काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में और हम जो भी बच गए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो थे प्रीलिम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपसे बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।